गुड मॉर्निंग। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। अब मैंने दोनों साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था तब मैंने आपको थोड़ी बहुत लिंकिंग बताई थी। आपके पास इकोनॉमिक्स थी पहले, मैथ, और आपके पास इको थी। चलो ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आज हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? थ्योरी ऑफ कॉस्ट। दोनों को एक बार फिर से देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट में कैसे करना है। जब हमने प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। प्रोडक्शन का मतलब हमने समझा था, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दैट इज प्रोडक्शन। और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेनली कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है? 4 की। मतलब इन चारों के बिना तो प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। कौन कौन से थे? लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए क्या पेमेंट करनी पड़ेगी हमें? अगर किसी से लैंड ली है उसके लिए क्या पेमेंट करना पड़ेगा? रेंट। लेबर को क्या पेमेंट करना पड़ता है? वेजेस। और कैपिटल के लिए क्या पेमेंट होता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर या बिजनेस पर्सन जो होता है वो क्या लेता है? अपना प्रॉफिट। तो ये सब तो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन में। और इनके लिए जो जो खर्चा होगा वो सब हम कहां पढ़ेंगे? कॉस्ट। ये P&L में दिखाते हैं हम, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। दैट मीन्स अब हम स्टडी करेंगे कि किसी भी बिजनेस पर्सन को गुड्स बनाने के लिए जो खर्चा आता है वो किसका पार्ट बनता है? कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट को बनाने में टोटल एक्सपेंडिचर कितना लग रहा है। भले आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री हो या मोबाइल बनाने की फैक्ट्री हो या कार बनाने की फैक्ट्री हो, वहां पे एक कार को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, एक मोबाइल को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है और एक आइसक्रीम को बनाने में जितना खर्चा आ रहा है, वो सारा खर्चा क्या होता है? कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हमें यही पढ़ना है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट, कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अब कॉस्ट में बहुत सारी कॉस्ट होती है, जैसे फिक्स्ड भी होती है, वेरिएबल भी होती है, तो अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा। एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट भी होती है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, सोशल कॉस्ट भी होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है। ये बहुत सारी मल्टीपल टाइप की हम कॉस्ट के टाइप्स यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से कॉस्ट और प्रोडक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे वहां हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, यहाँ क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे। वहां पे हमने दो टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे, यहाँ पे भी क्या होंगे? दो टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, थ्योरी ऑफ कॉस्ट अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, इसका पिछले चैप्टर से कोई ज्यादा लिंक नहीं है। लिंक सिर्फ मैंने इतना ही बताया है, वहां पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो जो कॉस्ट इनकर्ड होती है, ये कॉस्ट तो आपको सब पता ही है, जो कहां पर आती है? P&L अकाउंट के अंदर। वो हमें कहां पढ़नी है? थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब आपको हेडिंग डालना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर, फर्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। जैसे आपको ये पैनल दिख रहा है सभी को, इस पैनल के लिए कॉस्ट क्या है? क्या क्या लगी होगी कॉस्ट? बताओ एक एक चीज है। जैसे इसमें एक ग्लास लग रहा है ऊपर, एक तो वो हो गया। पैनल के चारों तरफ ये आयरन लग रहा है, वो भी इसकी कॉस्ट है। इसके अंदर प्लास्टिक भी लगा हुआ है, इसके पीछे इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी लगे हुए हैं, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी है। इन सबको लगाने का जो खर्चा है वो सब क्या है? इसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जो टोटल खर्चा आता है दैट इज कॉस्ट। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट लिखिए फिक्स्ड,
ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी कि कॉस्ट किस किस टाइप की होती है। दो मेन कॉस्ट होती है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब ये तो आप 11-12 में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ते हो, बताइए कौन बताएगा आप में से व्हाट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, और वेरिएबल जो वेरिएबल होती है, एग्जाम्पल के साथ कौन बता सकते हैं? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। हम्म आप क्या बता रहे थे? सेम बता रहे थे, तो इन्होंने फिक्स बता दिया, आप वेरिएबल बताओ। हाँ, जैसे चेंज कौन कौन सी होती है? वेरी गुड, ठीक है। अब इसको समझिए, ये एक बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग ली, इसका रेंट है पर मंथ 1 लाख रुपए। समझो जी, अपने जो एरिया ले रखा है इसका रेंट कितना है? 1 लाख रुपए पर मंथ रेंट है। अब यहाँ पे क्लासेस लगे या ना लगे, या छुट्टियां चले, समर वेकेशन, स्कूल का ले लो, समर वेकेशन चल रही है, तो समर वेकेशन जब चलती है तो स्कूल को जो रेंट पेमेंट करना है, रेंट पेमेंट नहीं होगा क्या? होगा। लैंडलॉर्ड थोड़ी ना बोलेगा कि आप क्लासेस नहीं लगा रहे या स्कूल नहीं चल रहा तो आप रेंट मत दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। रेंट तो आपको तब भी देना है। अगर आपने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, अज्यूम करिए आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया था कि आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और 50 लाख रुपए का लोन लिया था तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब आप उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करो या मत करो, क्या इंटरेस्ट पेमेंट पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट तो आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, रेंट तो आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो खर्चा जो प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट पेमेंट भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा, और क्या, और कौन कौन सा होता है, इंश्योरेंस का खर्चा भी क्या होता है आपका, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वो खर्चा जो प्रोडक्शन करोगे तो होगा और नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा और नहीं करोगे तो आपको रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं लगेगा। वेजेस का खर्चा भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ही तो लेबर को हायर करोगे, उनको वेजेस का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन नहीं करोगे तो लेबर को पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंडिचर का जो सेग्रीगेशन है किसके ऊपर, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन के ऊपर। जो खर्चा प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो कौन सा हो गया? फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। भले आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको आपकी लाइबिलिटी वो आपको पे करना पड़ेगा। बट वेरिएबल एक्सपेंडिचर हमेशा और हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा लगेगा, कम होगा तो कम लगा। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं फिक्स्ड एक्सपेंडिचर को या फिक्स्ड कॉस्ट। और आप जो बोल रहे हैं ना फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में जो खर्चा है, दैट इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किस में देख रहे हैं? आपके आइटम तो कहाँ आते हैं? पीएनडल में आते हैं। रेंट भी कहाँ आता है? पीएनडल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट भी कहाँ आता है? पीएनडल अकाउंट में आता है। लेकिन वो पार्ट किसका है? फिक्स्ड कॉस्ट का। वेजेस, सैलरी कहाँ आता है? वेजेस तो मतलब ट्रेडिंग में आता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे ट्रेडिंग पीएनडल अलग नहीं बनते, वो साथ में ही बनते हैं। ठीक है, तो वेजेस हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ये सब कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग पीएनडल में आते हैं, लेकिन वो है किस नेचर के? वेरिएबल नेचर। आप जो बोल रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी पीएनडल अकाउंट में नहीं आता है। कैपिटल पीएनडल अकाउंट में जो भी आइटम आएंगे वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, या तो रेवेन्यू इनकम होगी या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कैपिटल नेचर के सारे आइटम कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। आपने मशीनरी परचेज की, कभी भी पीएनडल में नहीं दिखाते, कहाँ दिखाएंगे हम? डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो वो सारे आइटम जो आते तो किसमें? पीएनडल में, लेकिन क्या होते हैं? फिक्स्ड, दैट इज आवर फिक्स्ड कॉस्ट। इसको लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट इज cost is that cost which is
independent to production. Even if there is no production, fixed cost must be incurred. For example, rent cost, interest cost और इंश्योरेंस. अच्छा, डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? डेप्रिसिएशन कहाँ पे आएगा? फिक्स्ड में या वेरिएबल में, या दोनों में आ सकता है? दोनों में आ सकता है. कैसे? अगर WTV मेथड पे करोगे तो वेरिएबल में चल जाएगा, और SLM मेथड पे करोगे तो फिक्स्ड में चल जाएगा. SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डिसाइड होता है कि इस एसेट्स को 5 साल तक डेप्रिशिएट करना है, तो आप टोटल वैल्यू को 5 ईयर से डिवाइड कर देते हो, तो हर साल का फिक्स्ड खर्चा आ जाता है. बट WTV में क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे होता है, दैट इज वेरिएबल. आप डेप्रिशिएशन इसी में लिखो वैसे. नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कॉस्ट. That cost which depend upon production. Higher the production, higher the variable cost. इसके एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल, वेजेस, थर्ड लिखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट. हो गया सभी का यहां तक? अब देखिए, दो वर्ड्स हमें समझने हैं. एक हम समझेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड अदर वन इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट वर्ड बना है आपका, एक वर्ड होता है एक्सप्रेस. एक्सप्रेस मतलब जिस चीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं.
तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है जिन सारी कॉस्ट को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सप्रेस कर दिया है। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी जगह पे एक्सपेंडिचर आते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे या P&L अकाउंट में आएंगे। दैट मीन्स वो सारे एक्सपेंडिचर जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखा सकते हैं और P&L अकाउंट में भी दिखा सकते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम है अकाउंटिंग कॉस्ट। बोथ आर दी सेम। अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट लिखा हुआ है और अकाउंटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, दोनों का मतलब क्या है, कम। सारे फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी ऊपर पड़े ना, फिक्स कॉस्ट, वो भी क्या है, एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट है। और सारे वेरिएबल एक्सपेंडिचर भी क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट है। क्योंकि सारे ही खर्चे कहाँ पे आते हैं, या तो P&L के अंदर आएंगे या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे। दैट मीन्स वो सारे एक्सपेंडिचर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आते हैं, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट बना है आपका, एक वर्ड होता है इम्प्लाइड। सुना है आपने इम्प्लाइड वर्ड? अपन बोलते ना कभी कभी दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन। सुना है? नहीं सुना? क्या होता है काम में इम्प्लाइड मतलब? गलत नहीं, गुड। इम्प्लाइड का मतलब होता है कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में कुछ चीजें ऐसी जो आपको बतानी नहीं है लेकिन वो आपको फॉलो करनी है। जैसे क्लास में ऐसा नहीं लिखा हो रहेगा कि डू नॉट स्पीक, लिखा हो रहता है क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन, अगर आप क्लास में बैठे हो तो बात नहीं करनी है। क्या क्लास में ऐसा लिखा हो डोंट यूज मोबाइल फोन? नहीं लिखा हो रहा है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये तो इम्प्लाइड कंडीशन है ना। अगर आप किसी जगह में क्लासरूम में बैठे हो तो आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है। या हम मंदिर में जाते तो ऐसा थोड़ा ना बोलते जूते चप्पल बाहर उतारे, ऐसा जरूर लिखा होता है यहाँ पे उतारे। यहाँ पे उतारे का मतलब ये एक प्लेस है, यहाँ पे उतारने। ऐसा नहीं लिखा हो रहेगा कि बाहर उतारे, क्योंकि ये इम्प्लाइड कंडीशन है। अगर आप मंदिर में जाओगे, किसी भी होली प्लेस पे जाओगे, तो आपको शूज तो बाहर रिमूव करने। मतलब जिस सर्कमस्टांसेस में जो चीज फॉलो करनी है वो आपको बतानी नहीं पड़ती, वो आपको वहां पे फॉलो करनी है। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो होती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। जैसे जैसे वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन है तो सही लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वैसे ही इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो होती तो है पर दिखाई नहीं देती। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, ये है मिस्टर ए। इनके पास रखे 50 लाख रुपए और इन्होंने करवा रखे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट। और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा रखे तो हम मान लेते हैं इनको 50 लाख पे हर साल कितना इंटरेस्ट मिलता है, 10%। 50 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख के 50,000? किसने? 50 लाख का 10% 50 लाख। इनको 5 लाख रुपए क्या मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। अभी ये क्या है, इनकी इनकम है। बैंक पे इंटरेस्ट आपकी क्या होती है, इनकम होती है। अब इस पर्सन ने सोचा, बैठे बैठे ख्याल आया अपन क्या करते, बिजनेस करते हैं। बिजनेस करना है तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसे रखे ही तो बैंक अकाउंट में, यूज कर लो। तो बिजनेस करने के लिए इतने ही पैसों की जरूरत थी, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं बाहर से लोन लूंगा 50 लाख रुपए का तो मुझे 12% या 15% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। इससे बढ़िया क्या करते हैं, खुद का ही पैसा खुद के बिजनेस में यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, खुद के ही बिजनेस में ये बैंक से क्या करे, विड्रॉ करे और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। कितने रुपए, 50 लाख। अब जैसे इन्होंने 50 लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकाल के अपने ही बिजनेस में लगा दिए, तो क्या इनको ये 5 लाख रुपए की इनकम होगी क्या? नहीं होगी। तो ये 5 लाख रुपए की इनकम जो इन्होंने सेक्रीफाइस करी, यही क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। दैट मीन्स जब कोई भी पर्सन खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या तो खुद की लैंड हो सकती है या खुद की कैपिटल हो सकती है, खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद के ही बिजनेस में यूज कर लेता है, तो खुद के ही बिजनेस में यूज करने के लिए जितनी उसने इनकम सेक्रीफाइस करी है, और जो इनकम सेक्रीफाइस करने का अमाउंट है, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल ले सकते हैं। इसी पर्सन को एक बिल्डिंग भी चाहिए थी, पैसे तो उसने ले लिए,
एक बिल्डिंग भी इसके पास है, लेकिन ये बिल्डिंग इसने अभी क्या कर रखी है, रेंट पे दे रखी है, और रेंट पे इसको हर महीने 1 लाख रुपए रेंट मिल रहा है। अब इसको बिल्डिंग चाहिए बिजनेस करने के लिए, इसने क्या करा, इनको बोला कि आप लोग खाली करो, मैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही पर्सन खुद की बिल्डिंग खुद के बिजनेस में यूज कर रहा है, तो अब इसको रेंट इनकम होगी क्या, अब तो खुद के बिजनेस में यूज कर ली। तो खुद की बिल्डिंग खुद के बिजनेस में यूज करने से इसने कितनी इनकम सेक्रीफाइस की है, 1 लाख रुपए। तो एक्चुअल में दिख तो नहीं रहा है कॉस्ट है, बट एक्चुअल में कॉस्ट है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर हो गई ये बात। जैसे कोई भी पर्सन अगर जॉब कर रहा है, जॉब छोड़ने के बाद वो बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जितना उसने जॉब के अंदर सैलरी फोरगोन किया है, वो इस बिजनेस के लिए उसकी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्लियर हो गया। तो जैसे ही आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या अपने रिसोर्सेस को जहां जो पहले कहीं और यूज हो रहे थे, वहां से हटा के खुद के बिजनेस में यूज करते हो, तो एक्चुअल में कोई कॉस्ट तो नहीं लगती है, लेकिन आपने उनको अपने बिजनेस में यूज किया, तो आपने इनकम जरूर सेक्रीफाइस की है, और जो इनकम आपने सेक्रीफाई की है, फोरगोन करी है, वही क्या होती है आप में, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी दिखाते हैं, दिखाया आपने आज तक, नहीं दिखाया होगा। ऐसे लिखा था रेंट फोरगोन, इंटरेस्ट इनकम फोरगोन नहीं दिखाते। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती है, जबकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहां पे आती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का कोई दूसरा नाम नहीं, वो अपने आप में इम्प्लिसिट कॉस्ट ही है। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, तो अगर जब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना ही नहीं है, तो फिर कैलकुलेट क्यों करी। इम्प्लिसिट कॉस्ट कैलकुलेट करने का क्या पर्पस रहा होगा। आप एक बिजनेस पर्सन है, आप इम्प्लिसिट कॉस्ट अपने बिजनेस में क्यों कैलकुलेट करके चल रहे हो। गुड। क्योंकि अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट पता लगाना है ना, तो अकाउंट हो सकता है आपका पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, हो सकता है इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकवर करने के बाद लॉस हो जाए। तो कोई भी समझदार इंसान जब लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में उसे अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता लगानी है, तो उसे देखना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो रिकवर कर ली, अच्छी बात है, लेकिन साथ में कौन सी कॉस्ट रिकवर करनी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी रिकवर करनी है। क्योंकि आपने जितनी इनकम फोरगोन की है ना, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे यूज करने के लिए उतनी इनकम यहाँ पे अर्न भी होनी चाहिए, तब तो आपका बिजनेस क्या है, बेनिफिशियल है। अगर आप सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिकवर कर रहे हो और इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है वो दिखा आपको प्रॉफिट रहा है अकाउंटिंग, लेकिन एक्चुअल में आप लॉस में चल रहे हो। तो ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए है। आपको ये देखना है कि आपने जो बिजनेस करने का सोचा था वो सही किया था या नहीं किया था। तो वो डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपको देखना है कि आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो रिकवर कर ली, साथ में इम्प्लिसिट कॉस्ट रिकवर हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट पहले एक्सप्लिसिट लिखेंगे, दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। explicit cost is also known as accounting cost. That means I का मतलब that means those cost which are shown in books of accounts. For example, rent, interest, raw material, salary, etc. फोर्थ लिखिए, implicit cost. Means cost of self-owned factor of production.
लैंड, लेबर एंड कैपिटल। मतलब आपने अपनी जो लैंड थी, लेबर थी और कैपिटल थी, खुद के ही बिजनेस में यूज कर लिया। मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल फंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। In other words, we can say that we can say that the income foregone या sacrifice by the owner of resources due to use of those resources in on business. For example, land use in on business, then income, then rent income, sacrifice will be rent income sacrifice will be implicit cost. कैपिटल या कैपिटल का मतलब मनी है। मनी used in on business, then interest income sacrifice will be implicit cost. क्या हुआ? हाँ भैया। ठीक है, हमने 4 कॉस्ट पढ़ ली। अब इसके बाद लिखिए संक कॉस्ट। संक मतलब क्या होता है? डूबना। तो संक कॉस्ट भी कौन सी कॉस्ट है? वो कॉस्ट जो डूब चुकी है। डूब चुकी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? संक कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हमने पास्ट में इनकर्ड करी थी लेकिन फ्यूचर में उसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे
अगर किसी पर्सन को ये पता लगाना है या गवर्नमेंट को ये पता लगाना है कि कहां पर ऑयल रिफाइनरी बन सकती है, तो ऑयल रिफाइनरी बनाने के लिए क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज मिलने चाहिए। अब क्रूड ऑयल हम तो बना नहीं सकते, वो तो अर्थ के अंदर है, तो उससे पहले क्या होता है, रिसर्च होता है, पता लगाया जाता है इक्विपमेंट और मशीनरी से कि कहां पर क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब समझ लीजिए गवर्नमेंट को लगाता है, कुछ इंडिकेटर्स भी मिले थे कि है, गवर्नमेंट ने वहां पर खुदाई करवाई बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा खुदाई करने के बाद भी कोई क्रूड ऑयल का रिसोर्सेज नहीं मिला, तो अपने आप में जो खर्चा हुआ है ना, जहां पर कोई रिसोर्स नहीं मिला, दैट इज संक कॉस्ट। दैट मीन्स रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो खर्चा होता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उसको क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट। और इस कॉस्ट को बिजनेस कभी भी रिकवर नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स दोज कॉस्ट विच कैन नेवर बी रिकवर इन द फ्यूचर। अब बताइए, फ्यूचर में आपको कोई चीज का डिसीजन लेना है, आपको प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी है। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, आपका जो जो खर्चा है, जैसे रेंट का एक्सपेंडिचर है, समझ लीजिए 10,000, आप इंटरेस्ट देते हैं 10,000, नॉमिनल डेटा इससे ज्यादा हो सकता है, सैलरी पेमेंट करते हैं 50,000, और जो भी एक्सपाइटेड एक्सपेंडिचर है 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, टोटल खर्चा आ रहा है आपका, आप इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, समझ लीजिए आपको 1 लाख पे 10% प्रॉफिट अर्न करना है, तो मतलब आपको टोटल रिकवर कितने करने हैं, 1,10,000। और आप कोई गुड्स बना रहे हो, समझ लीजिए आप बना रहे हो उसकी 10,000 यूनिट, तो कितने रुपए प्राइस रखोगे, ऐसे ही निकालते। दैट मीन्स प्रोडक्ट की 1 यूनिट की प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होगी, कैसे निकाला जाता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। ये सिंपलेस्ट मेथड है किसी प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट करने का, और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। तो समझ लीजिए यहाँ पे आपने करा था 1 लाख रुपए का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इस एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, और जैसे आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा, मार्केट में लोग उसको नहीं खरीदेंगे, किसी और प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। और रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा, हमेशा कहाँ आता है, बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है। अगर आपके लिए फ्रूटफुल है तब तो एसेट साइड में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी रिसर्च करने के बाद कोई भी आउटकम नहीं मिला, जैसे जो भी वैक्सीन बनती है ना, जैसे कोविड-19 के टाइम पे रिसर्च हुआ था, फिर 2 वैक्सीन बनी थी, कौन कौन सी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ था तो वैक्सीन बन गई, चलो वहां पे तो फ्रूटफुल आउटकम आ गया। ऐसे कितने ही सालों से बहुत सारी रिसर्च चल रही है। जैसे आपने मार्स के बारे में सुना होगा, मार्स पे कैसे लोगों को बसाया जाए, इस पे रिसर्च चल रही है। तो वहां पे जो खर्चा हो रहा है दैट इज संक कॉस्ट, क्योंकि वहां पे कोई आउटकम नहीं मिल रहा। ऐसे बहुत सारी रिसर्च है जहाँ पे मेडिसिन बनाने की कोशिश हो रही है, बहुत सालों से मेडिसिन बनाने की कोशिश हो रही है, बट कोई मेडिसिन अल्टीमेटली बन नहीं पाई। जैसे टीबी का भी कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मेडिसिन बनाने की हो रही है। कैंसर का कोई ट्रीटमेंट ठीक से अवेलेबल नहीं है, तो उसके मेडिसिन और वैक्सीन की भी बहुत सारी रिसर्च चल रहे हैं। तो उनके रिसर्च पे जो भी खर्चा हो रहा है सब क्या है, संक कॉस्ट है, क्योंकि नहीं बन पाई, वो फ्यूचर में अब इनकर्ड हो चुकी है, पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है, फ्यूचर में उनको हम कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर फ्यूचर में किसी चीज की डिसीजन मेकिंग करनी होगी कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है या वैक्सीन की प्राइस कितनी रखनी है, तब इस ग्रुप जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, उसको कभी भी डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो संक कॉस्ट का मतलब क्या होगा, दोज कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड irrelevant in decision making in future, that is sunk cost। इसमें लिखिए past and can never be sunk cost is irrelevant for decision making in
फ्यूचर। सिक्स्थ लिखिए इसमें, सोशल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट आप मुझे बताएंगे कि आपको पता है? सोच के थोड़ा सा आपको बताना है कि सोशल कॉस्ट क्या होती होगी। एडवर्टाइजमेंट, ओके। और एक आंसर है कि जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए होती है वो सोशल कॉस्ट है। और बताइए, सोशल कॉस्ट का यहाँ मतलब है कि सोसाइटी को बिजनेस की वजह से क्या क्या कॉस्ट लगती है, मतलब सोसाइटी और एनवायरनमेंट को कितना हार्म होता है बिजनेस और इंडस्ट्रीज की वजह से, दैट इज सोशल कॉस्ट। जैसे डिफॉरेस्टेशन, जब भी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, तो इससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, दैट इज सोशल कॉस्ट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारी रिवर है और स्पेशली यमुना का पानी तो पूरी तरह खराब हो चुका है, पीने लायक भी नहीं बचा। तो वो क्या है? वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री की वजह से सोसाइटी और एनवायरनमेंट को वाटर पॉल्यूशन को फेस करना पड़ता है, दैट इज सोशल कॉस्ट। बाहर जितने भी लाउड स्पीकर लगते हैं या जो गाड़ियों की आवाज है हॉर्न की वजह से, तो बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव एनिमल्स है उनको दिक्कतें, मतलब उनको सामना करना पड़ता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। तो नॉइज पॉल्यूशन इज द सोशल कॉस्ट। तो जितने भी पॉल्यूशन होते हैं जो सोसाइटी को बियर करने पड़ते हैं, ड्यू वाटर पॉल्यूशन भी आ जाएगा, एयर पॉल्यूशन भी आ जाएगा और डिफोरेस्टेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो सोशल कॉस्ट का मतलब वो नहीं है कि सोसाइटी के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, वो अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे इसका मतलब दूसरा है। तो इसमें लिखिए दोस कॉस्ट आपने देखा होगा ना यमुना का पानी, देखिए उसकी फुटेज, जब बिहार से है क्या कोई अपनी क्लास में, या कोई, आप बिहार से आए हो या रहते राजस्थान में हो लेकिन बिहार से हो? जाता रहते हो, आपकी फैमिली वहां रहती है। बिहार में छठ पूजा का बहुत इंपॉर्टेंस है ना? छठ पूजा, तो आपने भी देखा होगा छठ पूजा के टाइम पे यमुना नदी के अंदर ऐसा लग रहा था वो जो वुमेन्स है वो नाले में खड़े हैं। वो रिवर किसी भी, क्योंकि झाग झाग हो जाता ना गंदे पानी के अंदर, बहुत सारा झाग हो जाता, काला पानी है, तो उन्होंने उस पानी के अंदर ही पूजा कर ली, उनकी मजबूरी है। बाकी यमुना का पानी इतना काला और इतना गंदा हो चुका है ना कि वो किसी भी एंगल से नदी तो लगता ही नहीं है, क्या लगता है? नाला। जैसे जयपुर में भी एक नदी बनी हुई है कल, द्रव्यवती नदी, वो नदी नहीं है, वो है नाला ही। ठीक है, तो यमुना नदी भी इतनी गंदी हो चुकी है कि वहां पे दिल्ली में आपने देखा भी होगा, बहुत सारी जब न्यूज आती है तो नल के पानी को से मीडिया वाले दिखाते हैं नल का पानी कितना खराब आ रहा है। तो यमुना का पानी या नाले का पानी वहां इंक्लूड हो जाता है, उसके अंदर मिल जाता है और वो गंदा पानी उन लोगों को पीना पड़ता है। तो ये है इंडस्ट्री की वजह से हमारे इंडिया की हालत। दोज कोस्ट विच इज बियर बाय सोसाइटी ड्यू टू, और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए जो ताजमहल है, का ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, बट ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग गई और उन इंडस्ट्री की वजह से वहां से जो धुआं निकलता है उससे जो ताजमहल का व्हाइट कलर है वो डार्क होने लग गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि ताजमहल के पास जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो। वो भी अपने आप में क्या एक सोशल कॉस्ट है, बिकॉज ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मिला हुआ है? दर्जा मिला हुआ है। और अगर हमारे कंट्री की कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो हमारी कंट्री दूसरे देशों में इस नाम से पहचानी जाती है। कितने लोग, अभी जैसे वो यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे, आपने देखा होगा वो ताजमहल भी गए थे। तो जो भी पर्सन इंडिया में आता है वो ताजमहल देखने जाता है। लेकिन इंडस्ट्री की वजह से ताजमहल की जो एस्थेटिक थी, जो उसकी व्हाइटनेस थी, वो क्या हो रही है? काली हो रही है, ग्रे कलर की हो चुकी है। इसलिए इसके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके पास जितनी भी इंडस्ट्री उसको हटाया जाए। तो वो भी एक तरह की सोशल कॉस्ट है। दोज कॉस्ट विच इज बियर बाय सोसाइटी ड्यू टू इंडस्ट्रीज आएगा यहाँ पे, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस।
फॉर एग्जाम्पल डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, वाटर पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। आपने एक चीज नोटिस की, जो रोड होती है उसके बीच में पेड़ लगे हुए रहते हैं और साइड में पेड़ लगे हुए रहते हैं, क्या रीजन होता है उसका? कि सुंदर दिखे इसलिए? फिर हाँ, पॉल्यूशन, कौन सा पॉल्यूशन? एयर। और एक और दूसरा सबसे मेन होता है इसकी वजह से, इसको बोलते हैं, जो पेड़ लगाते हैं ना रोड के आसपास, उसको बोलते हैं ग्रीन मफलर। क्योंकि हर जो रोड है उसके आसपास कोई ना कोई रेजिडेंशियल एरिया तो होगा ही होगा। अगर वहां पे पेड़ नहीं होंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे गाड़ियों की आवाजों से। तो पेड़ एयर पोल्यूशन को तो कम करते ही करते हैं, साथ में नॉइस को भी कम करते हैं, वहीं रोक लेते हैं। तो वो जो आवाज है वो उसी एरिया में दबके रह जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो पेड़ लगाते हैं उसको ग्रीन मफलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सोशल कॉस्ट, दोज कॉस्ट विच इज बियर बाय सोसाइटी ड्यू टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस, फॉर एग्जांपल डिफोरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। और कौन सा होता है? वाटर, एयर। ठीक है, इतने ही होते हैं। और भी जो आपको और कोई कॉस्ट लगती है, एक होती है कि जहां पर इंडस्ट्रीज लगती है वहां की जो लैंड होती है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वहां पे फ्यूचर में कभी खेती नहीं हो सकती। वो भी अपने आप में क्या है, एक सोशल कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपको बताइए, आपको अकाउंट्स में बहुत बार बताया गया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी कॉस्ट आती है? डायरेक्ट। और पीएनएल में कौन सी आती है? इनडायरेक्ट। ऐसे ही बताया था ना। जो जो कॉस्ट दिख रही है और एक्चुअली ऐसा पता लग रहा है कि उस प्रोडक्ट के अंदर लगी हुई है, वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा कितना लगा है या रॉ मटेरियल कितना लगा है, वो प्रोडक्ट को देख के आइडेंटिफाई हो जाता है किसमें इस टाइप का रॉ मटेरियल लगा हुआ है। तो किसी भी प्रोडक्ट को देख के जिस कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट को देख के ये तो लग रहा है कि इसमें कॉस्ट लगी होगी, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कितनी लगी होगी, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे ये पैनल है, पैनल के लिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इसमें आपको ग्लास लगा हुआ दिख रहा है, आयरन भी है, प्लास्टिक भी, तो रॉ मटेरियल का खर्चा तो पूरा क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। बट ये जिस बिल्डिंग में बना था उसका रेंट कितना था ये हमें नहीं पता, जिसने इसको बनाया उनकी सैलरी क्या थी ये भी हमें नहीं पता, जहां पर ये बना था वहां पे कुछ लोग जो प्रोडक्ट थे उनका प्रीमियम इंश्योरेंस भी करवाया गया होगा, उसका प्रीमियम क्या था। तो ये वाली कॉस्ट हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि एक्चुअल में लगी जरूर होगी, तो वो सारी कॉस्ट क्या हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को देखते ही जो कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाती है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और किसी भी प्रोडक्ट को देखते ही जो कॉस्ट एक्चुअल में लगती तो है बट हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में लिखिए those cost which is easily identifiable and can be easily identifiable and can be easily traceable. ठीक है, तो सबसे बड़ी डायरेक्ट कॉस्ट होती कौन सी है? रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अभी भी अपनी कॉस्ट पूरी नहीं हुई है, इसमें 2-3 कॉस्ट और बाकी है, क्योंकि ये चैप्टर है ही किसके बारे में? थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट तक पहुंचने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो आज हमने कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ी? सबसे पहले कौन सी पढ़ी हमने?
फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जो इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड ही रहेगी। प्रोडक्शन जीरो है तब भी उतनी लगेगी, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तब भी उतनी लगेगी। तो इसमें कौन सा एग्जांपल आएंगे? रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर काउंट कर सकते हो, और इंटरेस्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है मतलब चेंज हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग? प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन जीरो होगा तो जीरो लगेगी, और प्रोडक्शन जितना ज्यादा लगेगा उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। सबसे बड़ी वेरिएबल कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेजेस भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। फिर क्या लिखी हमने? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट। वो सारी कॉस्ट जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाते हैं दैट इज एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट। इसमें ऊपर वाली फिक्स्ड भी आ जाएगी और वेरिएबल भी आ जाएगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है दोज कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्फ फंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी पर्सन खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन खुद के रिसोर्स, या तो लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या खुद की ही कैपिटल हो गई, किसी और जगह इंगेज ना करके खुद के बिजनेस में यूज कर लेता है, तो वहां पे उसने जितनी इनकम सेक्रीफाइस करी वो अपने आप में क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता। इसके बाद क्या पढ़ी थी अपन ने? सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है, अभी पढ़ा, विच इज बियर बाय द सोसाइटी। और डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को देखते ही इजीली आइडेंटिफिएबल हो जाता है कि इस प्रोडक्ट पे ये कॉस्ट तो इनकर्ड हुई है। इनडायरेक्ट कॉस्ट इसका उल्टा होता है, उसको अपन कल लिखेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं।